हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। आप सबका मेरे नर्सिंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमने पिछले लेक्चर के अंदर स्टार्ट किया था नॉरसेट, ईएसआईसी, आरआरबी, डीएसएसबी, सीएचओ एंड आरपीएससी एग्जाम से रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। इसका जो अपना मेन बेच रहेगा वो क्या रहेगा, अपना जो नॉरसेट का एग्ज़ाम होता है नर्सिंग के अंदर, जो बड़ी वैकेंसी रहती है नॉरसेट की। नॉरसेट का एग्ज़ाम कौन करवाता है? एम्स दिल्ली करवाता है, और एम्स दिल्ली है उसके एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहता है, ये जो 200 एमसीक्यू देता है उसके अंदर 20 एमसीक्यू जो है जनरल एप्टीट्यूड के रहते हैं और 180 अपने नर्सिंग सिलेबस से रिगार्डिंग रहते हैं। लेकिन उसके अंदर भी कुछ एन क्लास एमसीक्यू रहते हैं, कुछ बहुत ही ईजी एमसीक्यू रहते हैं, उसके अंदर कुछ इमेजेस रहती हैं, कुछ प्रोसीजर रहते हैं, कुछ ट्रिकी एमसीक्यू रहते हैं। तो ठीक वैसे ही कंटिन्यू अपन एमसीक्यू को सॉल्व करते रहेंगे अपने नॉर्थ सेट तक। जो है आज का हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है आपके सामने, ये रहा। वॉट इज़ दिस इंस्ट्रूमेंट टू मेज़र? ये जो इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है आपको, ये क्या मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है? आप सबको जवाब देना है। ऑप्शन ए बीएमआई यानी कि बॉडी मास इंडेक्स, ऑप्शन बी स्किन फोल्ड थिकनेस, ऑप्शन सी अपर सेगमेंट लोअर सेगमेंट यानी कि जो बॉडी का अपर एंड लोअर सेगमेंट रहता है उसको मेजर करने के लिए, ऑप्शन डी मिड आर्म सर्कमफ्रेंस को यूज़ करने के असेस करने के लिए। तो जो है कुछ लोग क्या है, स्टेप को देखते ही डायरेक्टली बिना ऑप्शन पढ़े जवाब दे रहे हैं, वो सब क्या है, बहुत ही इंटेलिजेंट है। आप सबका कॉन्फिडेंस एग्ज़ाम को लेकर के बहुत अच्छा है, और इसी को क्या करना है, कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू बनाए रखना है। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए अपना जो 60% मेंटल क्रेज होता है वही एग्ज़ाम के अंदर जीत हासिल करवाता है, और 40% जो अपना किताबी नॉलेज रहता है। किताबी नॉलेज क्या करना है, आपको लाइन टू लाइन रटना नहीं है, लॉजिकल स्टडी करनी है। तो जो है ये जो ऑप्शन डी है, जो सब आप जवाब दे रहे हैं, ये क्या इसका करेक्ट आंसर है? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है कि मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस को मेजर करने के लिए इस टैप का यूज किया जाता है। ये जो टैप है इसका क्या नाम है? साकिर टैप। क्या नाम है? साकिर टैप। क्यों दिया साकिर टैप नाम? क्योंकि साकिर भाई साहब ने उन्होंने इस टैप का जो है डिस्कवर किया था इस टैप को। इस टैप को एक और नाम दिया जाता है जिसका नाम है बेंगस टैप, है ना। इसको बेंगस टैप कह सकते हो, इसको स्टीरअप टैप कह सकते हो, है ना। ये 3 नाम से इसको जाना जाता है। इसको कभी भी ग्रोथ का असेसमेंट करने के लिए यूज नहीं किया जाता। इस टैप का ग्रोथ का असेसमेंट यूज़ करने के लिए नहीं किया जाता है। इसका क्यों यूज़ किया जाता है? न्यूट्रिशनल असेसमेंट का इसका क्या पर्पज़ रहता है? बच्चों के अंदर न्यूट्रिशनल स्टेटस को देखने के लिए स्टेप का यूज़ किया जाता है। और कौन से बच्चे, जो बच्चे कितने हैं 5 मंथ से लगाकर उनकी एज कितनी है 59 मंथ तक एज जो है, उन बच्चों के अंदर न्यूट्रिशनल असेसमेंट करने के लिए जिस टैप का यूज़ किया जाता है उस टैप का क्या नाम है? साकिर टैप, बेंगस टैप या स्टीरअप टैप। इसके अंदर ये 3 जोन जो आपको दिख रहे हैं सामने, इसके अंदर जो 3 जोन रेड, येलो और ग्रीन, रेड, येलो और ग्रीन। रेड के अंदर जिन बच्चों का मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस 11.5 सेंटीमीटर से कम रहता है, ये बच्चे कैसे हैं? सीवियर माल न्यूट्रिशन वाले हैं, और ऐसे बच्चों को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। इनके अंदर हाइपोग्लाइसीमिया होता है, बहुत सारे न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी रहती है, विटामिन ए, फोलिक एसिड, आयरन, ये सारी चीज़ों की डेफिशिएंसी रहती है। ऐसे बच्चों को क्या करना पड़ता है? हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करना पड़ता है। जो दूसरा आपको जोन दिख रहा है येलो जोन, इसके अंदर बच्चों के अंदर मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस कितनी रहती है? 12.5 से लगाकर 13.5 सेंटीमीटर के बीच रहती है। ये बच्चे कैसे हैं? माइल्ड माल न्यूट्रिशन वाले होते हैं। ऐसे बच्चों को क्या कहते हैं, इनके जो पेरेंट्स होते हैं इनको क्या है, न्यूट्रिशनल उनकी डाइट से रिगार्डिंग क्या है, काउंसलिंग की जाती है। ऐसे बच्चों को हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत नहीं रहती। ये जो ग्रीन जोन है, इसके अंदर जिन बच्चों का मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस 13.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, तो उन बच्चों को क्या बोलते हैं अपन, ये कैसे वेल नरिश्ड है, इसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस एमसीक्यू का आप सब ने अच्छे से जवाब दिया कि डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट। ये जो इंस्ट्रूमेंट आपको सामने दिख रहा है इसको आइडेंटिफाई करना है आपको। ऑप्शन ए ग्रोथ असेसमेंट, ऑप्शन बी यूरोमीटर, ऑप्शन सी स्टूल असेसमेंट टूल, और ऑप्शन डी ऑर्काइडोमीटर। ये जो माला जैसा इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है इसका क्या नाम है? कुछ लोगों ने सिर्फ इसकी इमेज देख के बिना ऑप्शन पढ़े जवाब दे रहे हैं कि ये क्या है, ऑर्काइडोमीटर है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो आप सब लोगों का एग्जाम को लेकर के कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है और इसको ही कंटिन्यू करना है। ऑप्शन डी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। इसको क्या बोलते हैं? ऑर्काइडोमीटर। क्यों यूज़ करते हैं इस ऑर्काइडोमीटर को? इससे क्या करते हैं? टेस्टिकुलर वॉल्यूम को मेज़र करते हैं। टेस्टिकुलर वॉल्यूम मेजरमेंट इससे किया जाता है ऑर्काइडोमीटर से। ऑप्शन ए के अंदर ग्रोथ असेसमेंट लिखा है। ग्रोथ के असेसमेंट के लिए एक जो चार्ट यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं रोड टू हेल्थ चार्ट। क्या बोलते हैं? रोड टू हेल्थ चार्ट।
क्या बोलते हैं, रोड टू हेल्थ चार्ट। और स्टूल असेसमेंट के लिए कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है। स्टूल असेसमेंट के लिए कुछ स्टूल लोकल ब्लड टेस्ट और वो सारे करते हैं पेप्टिक अल्सर वाली डिजीज़ के अंदर। यूरोमीटर क्या होता है, हॉस्पिटल के अंदर मरीज़ को जब कैथेटराइज करते हैं अपन, तो वह कैथेटर से जो कनेक्ट करते हैं उसको अपन बोलते हैं यूरोबैग। उस यूरोबैग के ऊपर एक यूरोमीटर लगता है। इससे क्या करते हैं अपन, होवरली यूरिन मेजरमेंट करते हैं मरीजों के अंदर कि भाई पर हावर मरीज़ को कितना यूरिन आ रहा है, इस यूरोमीटर से अपन क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। तो इसका जो सही जवाब वो क्या है, ऑर्काइडोमीटर। नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हाट इज़ द मोस्ट प्रोबेबल कोज ऑफ लार्ज हेड इन दिस चाइल्ड, है ना। इसका क्या कोज है कि बच्चे का इतना बड़ा हेड दिख रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए, ये बच्चा कैसा है, ओस्टियोमलेशिया का है। ऑप्शन बी, ये बच्चा हाइड्रोसेफलस का है। ऑप्शन सी है कि ये सेरिब्रल गिगांटिज्म वाला है। और ऑप्शन डी है नन। तो जो सेरिब्रल गिगांटिज्म है, ये कोई सेरिब्रल अकेला नहीं होता है, ये गिगांटिज्म डिसऑर्डर रहता है जिसके अंदर ग्रोथ हार्मोन जो है, अपनी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो क्या करती है, ग्रोथ हार्मोन को ज़्यादा एक्सेस सिक्रेट करती है। तो उसकी वजह से मरीज़ के अंदर जो डिसऑर्डर होता है वो क्या होता है, गिगांटिज्म। और उसी का अपोजिट जब ग्रोथ हार्मोन का लो लेवल रहता है तो एक डिसऑर्डर कौन सा रहता है, द्वार्फिज्म। तो ऑप्शन बी के अंदर आप सब लोग जो जवाब दे रहे हो, क्या दे रहे हो, बी। बच्चे का फोटो देखते ही आप सब लोग जवाब दे रहे हो हाइड्रोसेफलस। ये बच्चा कैसा है, हाइड्रोसेफलस का। तो बिल्कुल आप सब लोग क्या है, सही जवाब दे रहे हैं। ये बच्चा क्या है, हाइड्रोसेफलस वाला बच्चा है। हाइड्रोसेफलस क्या होता है, इसके अंदर बच्चे के ब्रेन के वेंट्रिकल्स के अंदर या तो क्या है, CSF का प्रोडक्शन एक्सेस हो रहा है, या फिर क्या हो रहा है, इसका रीअब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो रहा है। इसके अलावा हाइड्रोसेफलस के अंदर आपको पूछा जाता है, सिम्टम से कई बार MCQ आता है, क्रैकपॉट साइन, या इसको अपन क्या बोलते हैं, मैकवेन साइन। क्या बोलते हैं, मैकवेन साइन जिसको बोलते हैं, ये वही है। बच्चे का साइज कैसा है, हेड का बहुत बड़ा है। नॉर्मली क्या होता है, बच्चों के अंदर जो फोंटेनले और सूचर रहते हैं, इसकी वजह से जो है हेड की साइज बढ़ जाती है, वो फैलने की जगह मिल जाती है। लेकिन अगर अपनी जो हेड की साइज है अभी एडल्ट एज के अंदर, अगर इसके अंदर फ्लूइड का कलेक्शन होता है तो इसके अंदर ब्रेन का कंप्रेशन होगा, लेकिन स्कल बोन इसको फैलने की जगह नहीं देती है। और बच्चों के अंदर ये फ़ायदा रहता है सूचर और फोंटेनल्स का। तो बच्चे की साइज़ इसकी बड़ी हो जाती है। इसके अलावा पूछते हैं हाइड्रोसेफलस का ट्रीटमेंट क्या रहता है, तो इसके अंदर VT संट जो रहता है, नॉर्मली इसके अंदर जो संट लगाते हैं वो कौन सा रहता है, VT संट लगाते हैं, वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल संट लगाते हैं, है ना। VP संट बोलते हैं इसको, VT नहीं, VP संट बोलते हैं। वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल संट जो है इसका मोस्ट कॉमनली इसका ट्रीटमेंट जो करते हैं, धीरे धीरे करके फ्लूइड को क्या करते हैं, नीचे पेरिटोनियल कैविटी के अंदर लाते हैं। अगर डायरेक्टली आप फ्लूइड को बाहर निकाल देते तो क्या हो जाएगा, ब्रेन का हर्निया हो जाता है। इसके अलावा सिम्टम क्या रहते हैं हाइड्रोसेफलस के अंदर, मैकवेन साइन रहता है, हाई पिच क्राई रहती है बच्चे की, और क्रैकपॉट साइन। क्रैकपॉट साइन का क्या मतलब होता है, ये जो फूटा हुआ घड़ा है उसकी कैसी आवाज़ आती है, वैसे ही बच्चे के हेड से अपन टैपिंग करते हैं तो वैसी साउंड प्रोड्यूस होती है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये फोटो किसकी है, हाइड्रोसेफलस वाले बच्चे की रहती है। नेक्स्ट MCQ अपने, विच इज़ नॉट स्टेज ऑफ मेनिया। मेनिया की इनमें से कौन सी स्टेज नहीं है, यूफोरिया, ऑटिज्म, इलेशन और एक्सल्टेशन। तो जो है मेनिया क्या है, मेनिया के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व होता है उसका क्या नाम है, नॉर एड्रीनलिन। क्या नाम है, नॉर एड्रीनलिन जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर इसके अंदर एक्सेस होता है, और इस वजह से क्या होता है, मैनिक कंडीशन होती है। ये जो मैनिक कंडीशन है इसके अंदर अपन स्टेज पढ़ते हैं। स्टेज फर्स्ट को बोलते हैं यूफोरिया, स्टेज बी को बोलते हैं इलेशन, और स्टेज सी को बोलते हैं एक्सल्टेशन, और स्टेज 4 को अपन बोलते हैं एक्सटेसी। क्या बोलते हैं, एक्सटेसी, जो कि इसके अंदर ऑप्शन में नहीं है। ये जो ऑटिज्म लिखा है ये मेनिया की स्टेज नहीं है। आप सब लोग सही जवाब दे रहे हैं। ये किसकी है, जो अपन सिजोफ्रेनिया डिसऑर्डर पढ़ते हैं उसके अंदर 4A सिम्टम पढ़ते हैं, उसके अंदर एक सिम्टम पढ़ते हैं ऑटिज्म। ऑटिज्म का क्या मीनिंग होता है, मरीज जो होता है वो क्या है, सोशली कम्युनिकेट नहीं कर पाता, वो अपने अंदर ही रहता है ना। उसका कम्युनिकेशन जो है, अपने विचारों का आदान प्रदान ढंग से नहीं कर पाता, वो मरीज़ कैसा होता है, ऑटिज्म वाला होता है। और ये अपन किसके अंदर पढ़ते हैं, 4A सिम्टम ऑफ सिजोफ्रेनिया के अंदर पढ़ते हैं। यूफोरिया, इलेशन और एक्सल्टेशन ये क्या है, स्टेज ऑफ मेनिया है, लेकिन ऑटिज्म नहीं है। आप सब लोग बी जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। मेनिया वाले मरीज़ के अंदर एक तो क्या होती है, ग्रेंडियोसिटी आती है, और आइडियाज़ का क्या होता है, फ्लाइट ऑफ आइडिया आते हैं। क्या आते हैं, फ्लाइट ऑफ आइडिया रहते हैं, ग्रेंडियोसिटी रहती है, और इंक्रीज हो जाती है साइकोमोटर एक्टिविटी। ये 3 सिम्टम क्या होते हैं, मेनिया को डिटेक्ट करने के सिम्टम रहते हैं। एक तो इनके आइडिया के अंदर कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, फटाफट आइडिया अलग अलग शिफ्ट होते रहते हैं, और इनकी जो है एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना। मरीज जो है बैठ नहीं पाता, वो बिल्कुल काम करते रहता है कंटिन्यू, तो उसको अपन बोलते हैं इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी। इसके अलावा
एक बार नॉर्सेट के अंदर एमसीक्यू पूछा गया है कि मेनिया वाले मरीजों को कौन सी डाइट देते हो, है ना, मेनिया वाले मरीजों को कौन सी डाइट देते हो। तो ऐसे मरीजों को क्या करते हैं, फिंगर फूड देते हैं। क्या देते हैं, फिंगर फूड देते हैं। इसके हाथ में कुछ भी आप रोल करके दे दो रोटी की तो वो खा लेगा, लेकिन क्योंकि इसके पास क्या है, बैठने का टाइम बिल्कुल भी नहीं होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, द साइन ऑफ फीटल डिस्ट्रेस आर। फीटल डिस्ट्रेस का क्या साइन है, फीटल हार्ट रेट साउंड जो है वो अबनॉर्मल इरेगुलर हो जाती है। ऑप्शन बी है मिकोनियम स्टैंड लाइक कर आता है। ऑप्शन सी कह रहे हैं फीटल हार्ट साउंड इज लेस देन 120 बीट पर मिनट हो जाती है। और ऑप्शन डी कह रहा है और। बिल्कुल आप सब लोग क्या हैं, सही जवाब दे रहे हैं कि डी इज़ द करेक्ट आंसर। और कुछ लोग क्या कह रहे हैं, फीटल हार्ट रेट साउंड अबनॉर्मल होगी ए। कुछ लोग जवाब दे रहे ए और कुछ बोल रहे बी और कुछ दे रहे हैं डी। तो इसका जो है करेक्ट आंसर वो क्या है, डी है। इसका जो करेक्ट आंसर वो है डी में। इसको समझना कैसे, जब भी बच्चे को क्या है हाइपोक्सिया होगा, मदर के वोम के अंदर बच्चा है और उसको हाइपोक्सिया होगा, तो उसकी हार्ट रेट कैसी हो जाएगी, इरेगुलर हो जाएगी हार्ट साउंड। इसके अलावा मिकोनियम स्टैंड लाइकर, टर्म प्रेगनेंसी के अंदर जब डिलीवरी के लिए मदर है हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होती है, तो अपन क्या एमनियोटिक फ्लूइड के कलर से बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज़ को डिटेक्ट करते हैं, आरएच इनकम्पेबिलिटी को देखते हैं, या हेमरेज की कंडीशन को देखते हैं, या मिकोनियम स्टैंड लाइकर आ रहा है तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि बच्चा क्या है स्ट्रेस में है, इसलिए उसका क्या है मिकोनियम पास कर लिया है अंदर। तो कैसा लाइकर आ रहा है, मिकोनियम स्टैंड आ रहा है, तो बच्चा क्या है फीटल डिस्ट्रेस में है। इसके अलावा नॉन स्ट्रेस टेस्ट करते हैं अपन प्रेगनेंसी के अलावा, है ना, नॉन स्ट्रेस टेस्ट करते हैं एक प्रेगनेंसी के अंदर। उसके अंदर अगर हार्ट रेट जो है 120 बीट से कम आ रही है पर मिनट, तो उसका क्या मतलब है, बच्चा जो है फीटल डिस्ट्रेस के अंदर है। नॉर्मली टर्म प्रेगनेंसी के अंदर 140 से 160 हार्ट बीट जो है नॉर्मल मानी जाती है। अगर बच्चा जो है उसकी हार्ट रेट 120 से कम हो रही है, इसका मतलब क्या है, बच्चा फीटल डिस्ट्रेस के अंदर है। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू, सोर्स ऑफ फॉलिक एसिड आर। ये बहुत इजी एमसीक्यू है। फॉलिक एसिड सबसे ज़्यादा किस में रहता है, कई बार ऐसे जो है अपना जो न्यूट्रिशन चैप्टर है वहाँ से ही बहुत सारे एमसीक्यू एग्जाम के अंदर कई बार आ जाता है, ज़्यादा तो नहीं, एक दो एमसीक्यू कई बार पूछे जाते हैं। तो जो है फॉलिक एसिड ज़्यादा किस में होता है, आप सब लोग सही जवाब दे रहे हैं, ए इज़ द करेक्ट आंसर। स्पाइनस जो होता है पालक होता है, उसके अंदर क्या है फॉलिक एसिड और आयरन ज़्यादा रहता है। बनाना के अंदर ज़्यादा क्या होता है, पोटेशियम रिच डाइट किसको बोलते हैं, बनाना को। कैरेट के अंदर क्या होता है, ज़्यादा विटामिन ए, है ना, विटामिन ए जो होता है वो कैरेट के अंदर ज़्यादा होता है। और पपाया को क्या माना जाता है, हाई फाइबर फ्रूट माना जाता है। हाई फाइबर फ्रूट किसको बोलते हैं, पपाया को। कैरेट के अंदर विटामिन ए ज़्यादा है, बनाना के अंदर पोटेशियम ज़्यादा होता है, स्पाइनस के अंदर फॉलिक एसिड और आयरन ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन इज डिटरमाइन टू डायग्नोस, है ना, ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन है, ये किसको डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। ऑप्शन ए हाइपोथायरॉयडिज्म, ऑप्शन बी डायबिटीज मेलाइटस, ऑप्शन सी गॉट और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबो। तो जो है आप सब लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। डायबिटीज़ मेलाइटस को डायग्नोस करने के लिए ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन को जो टेस्ट रहता है उसको यूज करते हैं, जो अपन पढ़ते हैं HbA1c टेस्ट, है ना, HbA1c टेस्ट जो बोलते हैं, उसके अंदर क्या देखते हैं, ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन देखते हैं। जो आपका हीमोग्लोबिन है उससे शुगर की बाइंडिंग असेस करते हैं इस टेस्ट के अंदर। तो डायबिटीज़ जो होती है ये दो टाइप की होती है, एक तो होती है इंसुलिन डिपेंडेंट और एक होती है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। तो जो बाय बर्थ होती है वो कैसी रहती है टाइप 1 डायबिटीज़ जो होता है वो बाय बर्थ रहता है। बाय बर्थ आपकी जो पेनक्रियाज की बीटा सेल है वो इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं करती है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर उसका जो ट्रीटमेंट रहता है वो क्या रहता है, आप सिंथेटिक बना हुआ इंसुलिन ही दे सकते हैं। इसके अलावा डाइट, एक्सरसाइज या OH टाइप 1 के अंदर यूज नहीं करते हैं। टाइप 2 का जो मोस्ट कॉमन कोज रहता है वो क्या रहता है, ओबेसिटी। ओबेसिटी वाले जो मरीज रहते हैं उनको टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस होता है। इसके अंदर क्या होता है, पेनक्रियाज का जो बीटा सेल से जो इंसुलिन निकलता है उसके प्रति क्या है रेजिस्टेंस आ जाता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर डॉक्टर सबसे पहले ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है किसके साथ में, डाइट और एक्सरसाइज, यानी कि आप अपना वेट रिड्यूस करो। इसके अलावा डाइट को मैनेज करवाता है। ऑप्शन दूसरा क्या रहता है ट्रीटमेंट के लिए, OH ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट यूज़ करवाता है। अगर उससे भी मैनेज नहीं होता है तो फिर क्या स्टार्ट कर देते हैं, इंसुलिन। तो जो ऑप्शन बी है आप सब लोग जवाब दे रहे हो वो क्या है, करेक्ट है। डायबिटीज़ मेलाइटस के लिए जो टेस्ट यूज़ करते हैं HbA1c, इसके अंदर क्या देखते हैं, ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन देखते हैं। शुगर के साथ में हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग देखते हैं। ये जो गॉट लिखा है, गॉट के अंदर क्या होता है, बॉडी के अंदर यूरिक एसिड एक्सेस बढ़ता है और वो जाकर के कहाँ डिपॉजिट हो जाता है, अपने जॉइंट के ऊपर। और इसका जो क्लासिकल सिम्टम रहता है जिसको अपन बोलते हैं टॉफ़ी, है ना,
टॉफी फॉर्मेशन होता है जॉइंट के ऊपर यूरिक एसिड की वजह से, और इसकी जो ड्रग ऑफ चॉइस रहती है, वो रहती है एलोप्यूरिनॉल। क्या रहता है? एलोप्यूरिनॉल। एलोप्यूरिनॉल जो रहता है वो क्या रहता है? इसकी ड्रग ऑफ चॉइस रहती है गॉटी अर्थराइटिस की। हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए अपन क्या करते हैं? थायराइड हार्मोन प्रोफाइल टेस्ट करवाते हैं। इसके अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर T3 और T4 हार्मोन का लेवल क्या होता है? लो होता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा है, ये कंटेंट समझ में आ रहा है, तो आपको क्या करना है? इस वीडियो को मैक्सिमम आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, लाइक करना है, और चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।